गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन हमारा जो चैप्टर 6 चल रहा है उसमें आज हम बात करेंगे लवणीय क्षारीय जल के बारे में। ठीक है, जैसे लवणीय क्षारीय मृदाएं होती है वैसे ही लवणीय क्षारीय जल भी होता है। अच्छा, इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने लवणीय क्षारीय मृदाओं के बारे में बात किया था कि मृदाएं लवणीय होती है और उन लवणीय मृदाओं को 3 भागों में बांटा गया था। वो 3 भागों में हमने बांटा था। पहला उसकी विद्युत चालकता के आधार पर, जिसे हमने डेसिमल में डेसी साइमन में जो प्रति मीटर में प्रदर्शित किया था। दूसरा हमने उसमें ESP देखा था, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की मात्रा, और तीसरी हमने उसमें pH देखा था। ठीक है, तो इन 3 आधार पर हमने लवणीय मृदाओं को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? लवणीय, क्षारीय और लवणीय क्षारीय। तो वैसे ही अब आज हम बात करेंगे जल के बारे में कि जो जल होता है वो भी 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? पहला लवणीय जल और दूसरा होता है क्षारीय जल। अब जो लवणीय क्षारीय जल है उसको किस आधार पर बांटा गया इसमें बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लवणीय एवं क्षारीय जल। जल तथा उसका प्रबंधन, यानी अगर लवणीय क्षारीय जल होता है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो लवणीय क्षारीय जल की बात करें तो जल को लवणीय और क्षारीय जो उसमें कन्वर्ट किया गया है वो किया गया है 3 आधार पर। पहला देखा जाता है उसकी विद्युत चालकता, जैसे इसमें देखी गई थी लवणीय मृदाओं में, वैसे डेसिमल के आधार पर। दूसरा हम इसमें बात करेंगे SAR यानी सोडियम अवशोषण अनुपात, सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो। ओके, जो दूसरा था वो हम इस पे बात करेंगे SAR सोडियम अधिशोषण अनुपात के बारे में। अनुपात। और तीसरा जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट की मात्रा, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट। तो इन 3 के आधार पर हम जल को भी 2 भागों में बांटते हैं। पहली बात करते हैं हम लवणीय जल के बारे में। ठीक है, सैलाइन वाटर। लवणीय जल की बात करें तो लवणीय जल क्या होगा, यानी अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ऐसा जल जिसमें विद्युत चालकता, यानी ऐसा जल जिसमें विद्युत चालकता कितनी हो, 4 डेसिमल से डेसी साइमन प्रति मीटर से अधिक हो। लवणीय जल को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी ऐसा जल जिसकी विद्युत में जल में 3 चीजें देखनी है। पहला विद्युत चालकता, दूसरा उसमें उपस्थित सोडियम एक्सचेंजेबल रेशियो के बारे में, सोडियम अधिशोषण अनुपात, और तीसरा जो देखना रहे वो देखना है अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा। लवणीय जल में अब बात करें पहली विद्युत चालकता के बारे में, तो ऐसा जल जिसकी विद्युत चालकता कितनी होनी चाहिए, 4 डेसिमल से ज्यादा होती है। उसमें SAR यानी सोडियम अधिशोषण अनुपात कितना होता है, 10 से कम होता है। और उसमें पाया जाने वाला RSC यानी अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा 2.5 से 2.5 ओके। तो अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होगी, 2.5 मॉलिक्यूल पर लीटर से कम होती है। तो ऐसे जल को क्या कहा जाता है, लवणीय जल। ठीक है, एक बार दोबारा डेफिनेशन देख लेंगे। डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वह जल जिसकी विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से अधिक होती है। दूसरी बात, उसमें उपस्थित सोडियम अधिशोषण अनुपात
10 से कम होता है, जबकि उसी जल में उपस्थित अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा 2.5 मोलिक्यूल प्रति लीटर से कम पाई जाती है, तो ऐसे जल को हम लवणीय जल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे लवणीय मृदाओं की डेफिनेशन थी, क्षारीय मृदाओं की डेफिनेशन थी, वैसे लवणीय और क्षारीय जल की है। तो आई होप लवणीय जल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। तो जब लवणीय जल की डेफिनेशन ये है, तो इसके जस्ट अपोजिट है क्षारीय जल की डेफिनेशन। तो दूसरा टॉपिक है हमारा क्षारीय जल। ओके, क्षारीय जल में क्या कहेंगे कि ऐसा जल जिसकी विद्युत चालकता कितनी होगी, अगर इसकी क्या होती है 4 डेसिमल से ज्यादा है, तो इसकी कितनी होगी 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से कम होगी। यानी ऐसा जल की जिसकी विद्युत चालकता 4 डेसिमल साइमन प्रति मीटर से कम होगी, क्योंकि लवणीय जल की ज्यादा है, तो उसका जस्ट अपोजिट ये होगा। उसमें उपस्थित सोडियम अधिशोषण अनुपात जब इसमें 10 से ज़्यादा था, 10 से कम था, तो इसमें 15 से ज़्यादा होगा। कितना होगा 15 से ज़्यादा होगा। जबकि इसी जल में उपस्थित रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा जहाँ उसमें कितनी थी 2.5 मोलिक्यूल प्रति लीटर से कम थी, तो इसमें कितनी होगी 2.5 मोलिक्यूल प्रति लीटर से ज़्यादा होगी। तो ऐसे जल को हम क्या कहेंगे क्षारीय जल कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया क्या होगा कि इसकी जैसे कि क्षारीय जल की डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे कि ऐसा जल जिसकी विद्युत चालकता कितनी हो 4 डेसिमल से कम हो, अवशिष्ट सोडियम अधिशोषण अनुपात 15 से ज़्यादा हो, जबकि अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा 2.5 मोलिक्यूल प्रति लीटर से अधिक पाई जाती है, तो ऐसा जल क्या कहलाएगा क्षारीय जल। और जस्ट इसके अपोजिट यानी जब विद्युत चालकता 4 डेसिमल से कम हो, सोडियम अधिशोषण अनुपात 10 से कम हो, और रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट की मात्रा वो 2.5 से मोलिक्यूल प्रति लीटर से कम होती है, तो उसको कहेंगे लवणीय जल। तो इन तीनों के आधार पर जल को दो भागों में बांटा, पहला लवणीय जल और दूसरा क्षारीय जल। ठीक है, अब जल की बात करें तो जो जल है जिसको प्रयोग हम मृदा की फसलों की सिंचाई के लिए करते हैं, तो सिंचाई से पहले जल की गुणवत्ता को जांचा जाता है, यानी जल का पता लगाया जाता है कि जल लवणीय है या क्षारीय है। तो जल की गुणवत्ता की जांच एवं उपयोगिता की जांच चार तरीके मतलब 4 चीजों को देखकर जल की गुणवत्ता एवं उपयोगिता की जो जांच है वो 4 पॉइंटों के आधार पर की जाती है। पहला, अगर कोई जल उपयोगी है या नहीं है उसकी जांच, पहला हम उसमें देखते हैं घुलनशील लवणों की मात्रा। आपने सिंचाई के लिए जो जल यूज करना है वो उपयोगी है या नहीं है, उसमें पहली चीज हम जो देखते हैं वो देखते हैं घुलनशील लवणों की मात्रा, जिसको हम देखते हैं ईसी यानी विद्युत चालकता के माध्यम से। दूसरा, उसमें देखते हैं सोडियम अधिशोषण अनुपात। जिसे हम आरएस के नाम से रखते हैं। हमने डेफिनेशन में भी आरएस जिसको डिनोट किया था उस सोडियम अधिशोषण अनुपात को ज्ञात करते, उसकी मात्रा ज्ञात करते। तीसरा, हम जल में देखते हैं अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा। अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा देखते हैं, यानी आरएससी। और जो चौथी बात उसमें देखी जाती है वो देखी जाती है बोरोन व अन्य हानिकारक अम्लों की मात्रा। बोरोन व अम्ल हानिकारक तत्वों की मात्रा को देखा जाता है। ओके, तो जल जो आप सिंचाई के लिए जल यूज कर रहे हो तो उसको
वो आपके फसलों के लिए गुणकारी है या नहीं है, उसके लिए उसमें 4 चीज़ें देखी जाती। पहला देखा जाता है उसमें उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा, जिसको ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता के माध्यम से जांचा जाता है। दूसरा देखा जाता है उसमें सोडियम अधिशोषण अनुपात को। तीसरी जो उसमें देखा जाता है वो देखा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट यानी इसमें सोडियम अधिशोषण अनुपात के बाद में अगर सोडियम कार्बोनेट बना है तो उसकी मात्रा को देखा जाता है। और जो लास्ट में उसमें देखा जाता है वो देखा जाता है बोरोन व अन्य जो हानिकारक अम्ल है उनकी मात्रा कितनी है, और उसके आधार पर जल को लवणीय, क्षारीय या नॉर्मल जल में डिनोट किया जाता है। तो अब हम पहले बात करते हैं घुलनशील लवणों की बात। ओके, तो जल में सबसे पहले देखते हैं हम घुलनशील लवणों की मात्रा की। जो आपका जल है उसमें जो लवण पाए जा रहे हैं, सारे हानिकारक लवण, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम वाले हो, सल्फेट वाले हो या क्लोराइड वाले हो, जितने भी जो लवण हैं उनकी कितनी मात्रा है, तो उसकी जो मात्रा है, लवणों की जो मात्रा है वो ज्ञात की जाती है विद्युत चालकता के माध्यम से। और विद्युत चालकता को नापते हैं हम डेसी साइमन प्रति मीटर में। साइमन प्रति मीटर में मापा जाता है। जो हमने अभी पानी में देखा था कि 4 के आधार पर, कि जिसमें 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से कम है तो वो क्षारीय जल है, और 4 डेसिमल साइमन प्रति मीटर से ज़्यादा है तो वो लवणीय जल में है। तो उस विद्युत चालकता के आधार पर जल को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, अगर वर्ग की बात करें तो इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है C1 वर्ग। तो C1 वर्ग की बात करें तो C1 वर्ग में यानी ऐसा वर्ग यानी ऐसे जल जिसकी विद्युत चालकता 1.5 डेसी साइमन प्रति मीटर से भी कम होती है, यानी ऐसा जल जिसकी विद्युत चालकता 1.5 डेसीमन, हमने जो एवरेज रखा गया था यानी जिसके आधार पर ज्ञात किया जाता है वो ज्ञात किया जाता है 4 के आधार पर। तो उस 4 के आधार पर ही विद्युत चालकता में जो जल है उसको 5 भागों में बांटा गया, यानी विद्युत चालकता की मात्रा के आधार पर उसको 5 भागों में बांटा गया। पहला वर्ग है C1 वर्ग, जिसमें कहा गया कि ऐसा पानी जिसकी विद्युत चालकता कितनी हो 1.5 डेसी साइमन प्रति मीटर से भी कम होती है। कौन सा जल माना जाता है? लवण स्तर के आधार पर वो लवणीयता स्तर के आधार पर वो कम लवणीय होता है, यानी नॉर्मल वाटर माना जाता है। ठीक है, यानी ऐसा जल नॉर्मल वाटर माना जाता है। अब नॉर्मल वाटर की बात करें तो इसके लिए क्या कहा गया है कि इसको सभी प्रकार की मृदाओं में और सभी प्रकार के, अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो ऐसा जल क्या होगा, सभी प्रकार की मृदाओं और सभी प्रकार की फसलों में यूज किया जा सकता है, इससे सिंचाई के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आई C2 कैटेगरी। अच्छा, C2 कैटेगरी में क्या बोला कि ऐसा जल जिसकी विद्युत चालकता 1.5 से 3 के बीच में मानी जाती है, यानी जिसकी विद्युत चालकता 1.5 से 3 के मध्य रखी जाएगी, उसको हम मीडियम लवणीय सोल्टी सॉइल में, सोल्टी जल में रखा जाएगा, यानी ऐसा जल क्या होगा, मध्यम लवणीय जल माना जाएगा। इस जल के लिए क्या कहा गया कि एग्रीकल्चर में अगर इसकी बात करें तो ये जो जल है वो जो हल्की मृदाएं हैं, एक तो होती है भारी मृदाएं, ऐसी मृदाएं जिसमें क्ले की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो क्ले वाले उनमें क्या होता है कोलाइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी तो सोडियम के और हानिकारक लवण ज़्यादा पाए जाएंगे। तो इनका प्रयोग कौन सी मृदाओं में किया जा सकता है? जो नॉर्मल मृदाएं होती है, हल्की मृदाएं होती है, उनमें हम सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी रखी गई C3 कैटेगरी। अच्छा, C3 कैटेगरी में क्या कहा है कि ऐसा जल जिसकी विद्युत चालकता 3 डेसी साइमन प्रति मीटर से 5 डेसी साइमन प्रति मीटर के बीच में होती है, यानी ऐसा जल जिसकी विद्युत चालकता 3 डेसी साइमन प्रति मीटर से 5 के मध्य होती है, उसको लवणता स्तर में अधिक लवणीय जल में रखा गया, यानी ऐसा जल किस स्तर में आएगा? अधिक लवणीय जल स्तर में आएगा। अब इस जल के लिए क्या कहा गया है कि एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो इस जल को हम जो नॉर्मल मृदाएं हैं, जो नॉर्मल मृदाएं, हल्की मृदाएं हैं, उनमें हम मध्यम जो लवण सहनशील फसलें होती है,
यानी बीच वाली जो फसलें जिसके जैसे कि हम लोगों ने गेहूँ, बाजरा और अपने ज्वार, इधर से बात करें हम गोभी वर्गीय फसलें, टमाटर वाली फसलें, इनको ले सकते हैं और इनको यानी जो मध्यम लवणशील फसलें हैं जो थोड़ी बहुत मात्रा में लवणीय जल को टोलरेट कर सकती है उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है C4 कैटेगरी। C4 कैटेगरी में क्या कहा गया कि ऐसे जल जिसमें विद्युत चालकता 5 से 10 के बीच में पाई जाती है, यानी 5 से 10 डेसी साइमन प्रति मीटर के मध्य पाई जाती है, ऐसा जल बहुत अधिक लवणीय जल माना जाता है। कौन सा जल माना जाता है? बहुत ज़्यादा अधिक लवणीय जल माना जाता है। और ऐसे जल का प्रयोग हम नॉर्मल वो जो हल्की मृदाएं हैं, चाहे बलुई दोमट हो या क्या अपनी थोड़ी हल्की बलुई मृदाएं हो या दोमट मृदाएं हैं, उनमें जो एक्सट्रीम लेवल की जो लवण सहनशील फसलें होती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फसलें लवण सहनशील कर सकती है, जैसे ढेंचा हुआ, अपना चुकंदर हुआ, जौ हुआ, तो खजूर हुआ, इधर से पालक हुआ, मूली हुआ, तो इनके साथ हम इसकी खेती कर सकते हैं। दूसरी बात, इन मृदाओं में क्या करेंगे कि जल के उपचार के थोड़े से साधन यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम जल निकास करके या जल को थोड़ा सा ट्रीटमेंट देके या ट्रीट करके हम ऐसे क्षेत्रों में फसल को ले सकते हैं। लास्ट वाली जो कैटेगरी थी वो C5 वाली कैटेगरी, यानी ऐसा जल जिसमें लवणों की मात्रा 10 डेसी साइमन प्रति मीटर से भी ज़्यादा होती है, ऐसा जो जल होगा वो अत्यधिक लवणीय जल माना जाएगा। और ऐसे जल को हम किसी भी प्रकार की मृदाओं में एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आया कि लवणीय और क्षारीय जल क्या होता है। और लवणीय क्षारीय जल को हमने 3 भागों में बांटा था, उनमें पहला हमने विद्युत चालकता के आधार पर, दूसरा सोडियम अवशोषण अधिशोषण अनुपात पर, और तीसरा था अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा के आधार पर। 3 भागों में बांटा, पहला लवणीय जल, दूसरा क्षारीय जल। अब बात करें लवणों की गुणवत्ता के बारे में, तो लवणों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हम 4 चीज़ें देखते हैं। पहली, घुलनशील लवणों की मात्रा, दूसरा सोडियम अधिशोषण अनुपात को देखते हैं, तीसरा हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट की मात्रा यानी अधिशोषित सोडियम का अवशिष्ट सोडियम। दूसरी जो हमने तीसरी उसमें देखते हैं वो बात करते हैं हम अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के बारे में। और चौथा जो देखेंगे वो उसमें बोरोन व अन्य हानिकारक जो अम्ल है उनकी मात्रा को देखकर जल गुणवत्ता वाला है या नहीं है ये डिसाइड किया जाता है। तो उसमें हमने सबसे पहले लवणीय जल के बारे में डिस्कस किया कि लवणीय जल को हम उसमें उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा को ज्ञात करते हैं, और ये ज्ञात करते हैं किसके आधार पर? विद्युत चालकता के माध्यम से। अब विद्युत चालकता को हम लोगों ने किस में डिनोट करते हैं? डेसी साइमन प्रति मीटर में करते हैं। और इस लवणता के आधार पर इन जल को 5 कैटेगरीज में बांटा गया। पहला C1, दूसरा C2, C3, C4 और C5। इसमें ये कितनी कितनी चालकता के वाले कैटेगरी वाले जल इसमें रखे गए हैं, और वो उनको एग्रीकल्चर में अगर हमें यूज़ करना है तो कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस पर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम सोडियम अधिशोषण अनुपात व अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।